उत्तराखंड में पहले चरण की वोटिंग कल यानी कि गुरुवार को होनी है और पहले फेज में 17,829 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होना है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। गुरुवार को पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए प्रदेश भर में 12 जिलों में 49 ब्लॉक्स में मतदान होना है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पिथौरागढ़ में डीडीहाट ब्लॉक से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कमला चौफाल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। चौफाल बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं और लिहाजा इसी के आप कह सकते हैं कि बीजेपी की प्रतिष्ठा भी इनके साथ दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर नरेंद्र देवपा उनकी कड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। नरेंद्र देवपा का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। फिर जानिए, नैनीताल में बेताल घाट ब्लॉक की भवाली गांव जिला पंचायत सदस्य सीट काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पर बीजेपी के विधायक सरिता आर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट पर उनका बेटा रोहित आर्य मैदान में है। ऐसे आपको बताएं कि टिहरी की अगर बात कर ली जाए तो टिहरी में भी पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां आपको बताएं कि भिलंगना ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत बहेड़ा सीट से उनका बेटा राजीव कंडारी मैदान में है। कंडारी ब्लॉक प्रमुख पद का प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अल्मोड़ा से आपको बताएं, यहां पर बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई सतीश नैनवाल चुनावी मैदान में है। उत्तरकाशी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ उरोला के रामा वार्ड से एक बार फिर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। देहरादून में चक्राता ब्लॉक की बिरनाट सीट पर भी कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। से आप जानिए कि बेताल घाट ब्लॉक की भवाली गांव जिला पंचायत सदस्य सीट पर बीजेपी के विधायक सरिता आर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट से उनका बेटा रोहित आर्य मैदान में है। तो आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में 24 जुलाई को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए राज्य के 49 ब्लॉक्स के 4,679 मतदान केंद्रों पर 5,823 मतदान स्थल बना दिए गए हैं, जहां वोटिंग होनी है। 1,521 संवेदनशील केंद्र हैं। साथ ही आपको बताएं 533 अति संवेदनशील केंद्र हैं। करीब 8,000 पुलिस जवान, 3,420 होमगार्ड के जवान, 2,376 पीआरडी के साथ ही 22 कंपनी पीएसी की तैनात रहने जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस समय मॉनसून चल रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही सभी मतदान पार्टियों की समय पर तैयारी, यहाँ उनकी तैयारी के साथ तैनाती सुनिश्चित की जाएगी और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब की बार विशेषकर क्योंकि ये आयोजन होना था तो बहुत व्यापक स्तर पे उसकी तैयारी
मौसम को देखते हुए जो टीम्स के जाने के, पोलिंग पार्टीज़ के जो रास्ते हैं उनमें एक्स्ट्रा फोर्स एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के हमारे जवान वो भी अलर्ट हैं इन रूट्स पे जो आपदा संभावित है। उत्तरकाशी के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए 81 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, जिसमें विकास खंड, नौगांव, पुरोला, मोरी जैसी दूरस्थ क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पुरोला की 5, नौगांव की 34, मोरी की 42 पोलिंग पार्टियां हैं, जबकि बाकी पोलिंग बूथों के लिए आज 23 पोलिंग पार्टियों को भेजा जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर पोलिंग पार्टियों को ट्रॉली, खस्ताहाल रास्तों और पुलों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जो कि चिंताजनक है इस बरसाती मौसम में। हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा है, जिससे रास्तों की जस की तस स्थिति बनी है। ना वहाँ पे कोई मशीन लगी है, ना मैन पावर है, लेबर भी नहीं लगी है, बहुत कम है। 2-4 लोग रखे हैं जो कि पत्थर ही हटा पा रहे हैं। अगर सड़क सही नहीं करते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है 50% लोग जो है उत्तरकाशी में रहते हैं, उत्तरकाशी, गंगोरी और सारे रहते हैं, और कुछ लोग छानियों में फंसे हैं। जो हमारा जो पैदल रास्ता है वो भी सारे क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। उसमें जो है बहुत मतदान में जो बहुत फर्क पड़ेगा। चारों एजेंसियों को बोला हुआ है कि जिधर स्लिप ज़्यादा आते हैं तो उसकी उल्टी तरफ वो अपना गाड़ियाँ ट्रांसशिपमेंट के लिए टैक्सी करके रखेंगे, और स्लिप को हटाने के लिए जो भी उनको मशीन की आवश्यकता है वो मशीन भी उन्होंने रखी हुई है। तो अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी आज सामान्य है, तो पार्टी हमारा आज शाम तक अपने केंद्रों पर पहुंच जाए। अल्मोड़ा जिले के 6 विकास खंडों में कल मतदान होना है, जिसके लिए आज सभी ब्लॉक मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इस समय भी पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का कार्य चल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। मतदान में लगे हुए कर्मचारी परेशान भी हैं। 6 ब्लॉकों से 659 पोलिंग पार्टी रवाना हो रही हैं। शाम तक मतदान स्थलों पर इनको पहुंचना है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार यानी कि कल शाम थम गया। बीजेपी जहां जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखी, तो वहीं लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। प्रदेश के 12 जिलों की करीब 7,500 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होनी है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनाव को गांव के अंतिम व्यक्ति के अधिकार का चुनाव बताया है। उनका दावा है कि देवभूमि की जनता ने अब तक हर स्तर पर बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में पंचायतों की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में ही आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से ये साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे पदों पर कांग्रेस 75% जीत दर्ज करेगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पदों को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही। अच्छी उम्मीद है। हम देखें, हम प्रधान काफी जीतेंगे, हम क्षेत्र पंचायत काफी जीतेंगे, या अंदाज लगा लीजिएगा 75% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के आएंगे। ब्लॉक प्रमुख में मैं कह नहीं सकता, धन की मार चलेगी। पंचायत चुनाव में कुल 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 22,000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बचे हुए लगभग 11,000 पदों पर चुनाव होना है, जिनके लिए 32,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें फर्स्ट फेज यानी कि 24 जुलाई को करीब 17,000 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज होने वाली है। इस पर आपको बता देते हैं कि इस बैठक में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण और विधानसभा सत्र के मद्देनजर प्रस्ताव इसको लेकर आ सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कार्मिक विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी आज बैठक में आ सकते हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये कैबिनेट मीटिंग शुरू होती है। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। अब बिना वजह सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आगे रेफर नहीं किया जा सकेगा। ये अब इतना आसान नहीं होगा जैसा अब तक होता आया है। लेकिन मरीजों को रेफर किए जाने के लिए ना सीएमओ और सीएमएस जिम्मेदार होंगे। सीएम धामी ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए। मरीजों को रेफर करने पर अस्पताल को फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही रेफर करने का कारण भी बताना पड़ेगा। अब तक देखा गया है कि बिना वजह ही यहाँ पर अस्पताल जिम्मेदारी ना लेते हुए कई मरीजों को आगे रेफर कर दिया करते थे। उच्च जांच के लिए, उच्च चिकित्सा जांच के लिए जो आगे रेफर किया जाता था, अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। उधर देहरादून में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम, संघ के सर कारवा दत्तात्रेय होसबले रहेंगे इस कार्यक्रम में मौजूद। संघ के शताब्दी वर्ष पर किताब का लोकार्पण किया जाना है। IRDT सभागार में शाम 5:30 बजे कार्यक्रम होना है। आयोग ने साल 2025-26 के लिए बिजली का टैरिफ जारी किया, जिस दौरान उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ एसेट्स छूट गए थे। इसको देखते हुए UPCL रिवाइज टैरिफ का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया है। प्रस्ताव के तहत बिजली दरों में औसतन 5% तक बढ़ोतरी की मांग की गई है, जिसका असर सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। रूप से हमने रिक्वेस्ट करी है, उनके द्वारा हमें तिथि भी दे दी गई है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं इस पर पूरा डिटेल में। तो क्योंकि ये नियामक एक कोर्ट है, कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा इसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता। IIT रुड़की ने अपने 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। दरअसल सिविल लाइन के बस अड्डे पर बीते दिनों एमटेक के एक छात्र से मारपीट की गई थी। पीड़ित छात्र ने 5 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब इसके बाद IIT प्रबंधन ने इस मामले की गोपनीय जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद IIT प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया। जानकारी मीडिया सेल तक पहुंची। बताया जा रहा है कि इस मामले में शामिल 2 और छात्रों पर गाज गिर सकती है। अगले साल सितंबर के बाद मसूरी का सफर आसान हो सकता है, तो टूरिस्ट और लोकल लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने की तैयारी है। यहां पर देहरादून में 1500 गाड़ियों की पार्किंग के साथ रोपवे तैयार हो रहा है, जिससे 1 घंटे का सफर हवा में 12 मिनट में पूरा होगा। देखिए रिपोर्ट। मसूरी और नैनीताल 2 ऐसे हिल स्टेशन हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। यही वजह है कि सीजन में दोनों शहरों को बड़ा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है। पर मसूरी में लोगों को ट्रैफिक जाम न झेलना पड़े, इसके लिए रोपवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक तेजी से काम चल रहा है, ताकि देहरादून से 1 घंटे का सफर 12 मिनट में पूरा हो सके। 2 शहरों को रोपवे से जोड़ने वाला ये अब तक का राज्य में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सड़क से देहरादून मसूरी की दूरी करीब 34 किलोमीटर है, तो रोपवे सिर्फ 5.5 किलोमीटर का होगा। इस रोपवे में कुल 26 टावर लगेंगे। सभी टावर पर काम शुरू हो चुका है। देहरादून के पुरकुल गांव में 1500 गाड़ियों की पार्किंग होगी। 1 घंटे में रोपवे से 3000 यात्री आना जाना कर सकेंगे। PPP मोड पर बन रहे प्रोजेक्ट की लागत 285 करोड़ रुपए है।
सितंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा होने की डेडलाइन रखी गई है। टूरिज्म सेक्रेटरी धीराज गर्ब्याल के मुताबिक काम तय वक्त में पूरा होगा। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। टूरिस्ट सीजन में देहरादून और मसूरी के बीच सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम की होती है। उसी को देखते हुए और उसको कम करने के लिए यात्रियों को परेशान ना होना पड़े, यही देखते हुए अब रोपवे बनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो पुरकुल में इसका जो बेसमेंट है उसकी लगभग तैयारी हो चुकी है, जहां से ये रोपवे शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1500 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई जा रही है ताकि जो यात्री यहाँ पर आए अपनी कार यहाँ पार्क कर दें और फिर रोपवे के जरिए मसूरी। सितंबर 2026 की इसकी तारीख रखी गई है इसके कंप्लीट होने की और 285 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मसूरी में भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। ऐसे में अगले साल रोपवे की शुरुआत की बात से आम लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। देखो, लोकल पब्लिक को भी इससे सहूलियत होगी आने जाने के लिए। बाकी जो मसूरी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उससे जो है लोकल लोगों को भी फायदा मिलेगा। जो बाहर से आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आएगा घूमने का। हाँ, टूरिस्ट ट्रैफिक कम हो जाएगा। जाम जो लगता है ऊपर की तरफ ये किंग के आसपास, उससे पहले उसमें कमी आ जाएगी। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में टूरिज्म के लिहाज से बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ये काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल रोपवे की शुरुआत के बाद लोकल और टूरिस्ट को कीमती वक्त ट्रैफिक जाम में फंसकर नहीं बिताना पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर विकासनगर से है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान के मामले में एक हैरानी भरी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सहसपुर पुलिस ने 9 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव में ये शराब बंटनी थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, अब कल और 28 तारीख को, 24 और 28 तारीख को 2 चरणों में मतदान जो होने हैं, उससे पहले ये एक बड़ी सफलता आप कहिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हासिल की गई है, जिसमें जो शराब चुनाव के दौरान बटनी थी उसे तस्कर के साथ धर दबोचा गया। सावन की शिवरात्रि, इस मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हरिद्वार के दशमेव महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की कतार लगी हुई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप देखेंगे। हर तरफ आपको हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देंगे। दशमेव महादेव मंदिर को भगवान शिव की ससुराल की भूमि कहा जाता है। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए लोग दूर दूर से मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। सावन की शिवरात्रि के पर्व पर सभी शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है और सभी जो भक्त हैं वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। ऐसी भक्तों के बीच में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने इस मंदिर में यहाँ पर ही विराजते हैं और यहीं से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है और भक्तों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, इसलिए पुलिस की प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था मंदिर में ना हो। हरिद्वार में कांवड़ मेला पिछले 12 दिनों से चल रहा था और कांवड़ मेले की भी समाप्ति हो गई है। इस बार हरिद्वार में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हुए हैं। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक करीब 4.25 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। ये पिछले कई सालों की तुलना में जो है एक नया रिकॉर्ड इस बार बना है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। ये बहुत प्राचीन मंदिर है
और यहाँ पर मेरे हिसाब से हर श्रद्धालु को यहाँ पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। आज तो वैसे भी मतलब कभी कम है, अब जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा तो वैसे ही बहुत भीड़ रहेगी। वैसे तो शिव हर जगह ही है, सारी जगह शिव हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपने पुराणों में भी सुना होगा, ग्रंथों में भी पढ़ा होगा दक्षेश्वर महादेव के बारे में, जो दक्ष प्रजापति के लिए है। इस मंदिर का तो ये महत्व है कि दक्षेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर हरिद्वार में। और महादेव का माना जाता है, किसी मान्यता है कि सावन में महादेव स्वयं यहाँ पे स्वयंभू हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और उनकी हर मनोकामना पूरी भी करते हैं महादेव। उधर ऋषिकेश में शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में देर रात से भक्तों की भीड़ पहुंची हुई है। साथ ही चंद्रेश्वर महादेव, वीरभद्र महादेव, पतलालेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करके भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जो भी मांगो वो सही है, अपना आस्था बनाए रखे भोले बाबा सब पे कृपा अपनी अपनी। महत्व क्या, मान लो ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म जिसे बोलते हैं, इतनी मतलब अटूट कृपा है भोलेनाथ की कि बोलो आस्था नहीं हो तो कोई नहीं है। देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही यहां पर मंदिरों में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में कांवड़िए यहां टपकेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। उधर उत्तरकाशी में भी सावन की महाशिवरात्रि पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। असी गंगा और गंगा नदी के संगम पर गंगेश्वर महादेव में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से यहाँ शिवालय में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोरी में शिव महापुराण चल रहा है। स्थानीय लोग यहाँ शिव की झांकी निकाल के शिवमय माहौल में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अस्सी और वरुणा के बीच में जो अस्सी गंगेश्वर महादेव है त्रिवेणी में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो शिव महापुराण चल रहा है, और इस शिव महापुराण के बीच में ये जो सोमवार आज ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से लोग जलाभिषेक रुद्राभिषेक यहाँ पर निरंतर कर रहे हैं।